हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी मोटर की कार्यप्रणाली, उसमें पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर की जो गति है उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी मोटर की घूर्णन दिशा का परिवर्तन, अर्थात डीसी मोटर का जो आर्मेचर है उसकी घूमने की दिशा को हम किन किन विधियों से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, डीसी मोटर का जो आर्मेचर घूमता है वो आर्मेचर उस पर लगने वाले टॉर्क के कारण घूमता है। आर्मेचर पर जिस दिशा में टॉर्क लगेगा आपका आर्मेचर उसी दिशा में क्या करता है, आपका घूर्णन करता है। तो ये बात क्लियर है कि डीसी मोटर की जो घूर्णन गति या डीसी मोटर का जो आर्मेचर के घूमने की दिशा है वो उस पर लगने वाले टॉर्क पर निर्भर करती है। यदि हम डीसी मोटर में लगने वाले टॉर्क की दिशा को चेंज कर दें तो डीसी मोटर में या डीसी मोटर के जो आर्मेचर है उसके घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। अर्थात हमको डीसी मोटर के आर्मेचर पर लगने वाले टॉर्क की दिशा को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे ही टॉर्क की दिशा चेंज होगी तो आर्मेचर के घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए, डीसी मोटर के अंदर जो लगने वाला टॉर्क है उसके फॉर्मूले के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था। डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क का सूत्र होता है वो होता है T बराबर K इंटू फाई इंटू आई ए। ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा था कि डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर K इंटू फाई इंटू आई ए। यानी कि इसको अगर हम वैसे लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T समानुपाती होता है फाई इंटू आई ए। T समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू आई ए। अब हमको क्या करना है, इस टॉर्क की दिशा में परिवर्तन करना है, क्योंकि यदि टॉर्क की दिशा में परिवर्तन हो गया तो इस आर्मेचर के घूमने की दिशा भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आर्मेचर किस दिशा में घूमेगा, जिस दिशा में आर्मेचर पर टॉर्क लगेगा उसी दिशा में आर्मेचर क्या करता है, आपका घूमता है। तो पहली बात ये देखो, ये जो टॉर्क है इस टॉर्क का मान किन किन राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो डीसी मोटर का जो टॉर्क है वो चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा उस पर निर्भर करता है। क्या डीसी मोटर के अंदर पैदा होने वाला टॉर्क फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करता है। अगर मैं इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स या फिर आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को चेंज कर दूं तो इसमें पैदा होने वाले टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए, इसमें समझते हैं चित्र में। ये एक डीसी मोटर का डायग्राम है, ये इसका आर्मेचर है, ये इसकी क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। इस आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। इन दोनों को हमने V वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ रखा है। प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं ये जो टर्मिनल है वो है प्लस और ये टर्मिनल है क्या, माइनस है। जब ये सिरा प्लस है तो आर्मेचर वाइंडिंग का ये जो ऊपर वाला सिरा होगा ये भी क्या होगा, आपका प्लस होगा। और ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसके अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है फाई, इसका जो ऊपर वाला सिरा होगा ये भी क्या होगा, प्लस। क्योंकि ये सिरा इससे जुड़ रहा है, ये भी सिरा इससे जुड़ रहा है, तो ये प्लस है तो ये सिरा भी प्लस होगा, ये सिरा भी क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए, जब फाई का मान प्लस है इंटू आई का मान भी क्या है, प्लस है। देखो, फाई ये है चुंबकीय फ्लक्स, इसका ये वाला सिरा किससे जुड़ रहा है, प्लस से। ये वाला सिरा किससे जुड़ रहा है, आई ए का, प्लस से। अब तो इन दोनों का मान यदि प्लस है तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, प्लस होगा। टॉर्क का मान प्लस होने का मतलब है, मान लेते हैं अपन हमारा जो आर्मेचर है, डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम रहा है। किस में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। अब जब तक इस प्लस में चेंज नहीं होगा, इस टॉर्क के मान में चेंज नहीं होगा, तब तक इस मोटर की घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी। अब चाहे ऊपर वाले सिरे देख लो चाहे नीचे वाले सिरे देख लो। नीचे वाला सिरा देखो, आर्मेचर वाइंडिंग का ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से।
जब इस आर्मेचर वाइंडिंग का ये वाला सिरा माइनस से जुड़ा हुआ हो और ये वाला सिरा भी किससे जुड़ा हो, माइनस। आर्मेचर वाइंडिंग का दूसरा सिरा देखिए किससे जुड़ रहा है, माइनस से। फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा देखिए किससे जुड़ रहा है, माइनस से। माइनस को माइनस से गुणा करो तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब चाहे इन सिरों से अपन टॉर्क का मान निकालें, चाहे इन सिरों से टॉर्क का मान निकालें, दोनों के सिरों से ही अपन को जो टॉर्क मिलता है उसकी दिशा समान रहती है। मतलब प्रेजेंट टाइम में ये जो आपका आर्मेचर है, डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब हमको क्या करना है, इस मोटर के आर्मेचर की घूर्णन दिशा को चेंज करना है। अब मैंने बताया यदि मोटर के आर्मेचर की घूर्णन दिशा को चेंज करना है तो इस टॉर्क के मान में चेंज करना पड़ेगा। इस टॉर्क को, ये जो प्लस आ रहा है, इस प्लस को हमको क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। इस टॉर्क के मान में यदि हमने परिवर्तन कर दिया तो मोटर के घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। अब देखिए टॉर्क का मान माइनस कब हो सकता है, जब कोई संख्या गुणा में, ये दोनों संख्या गुणा में, अगर इनमें से किसी भी एक संख्या तो मैं लूँ क्या, प्लस, और दूसरी संख्या को क्या लूँ मैं, माइनस। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ही तो माइनस आ सकता है। एक संख्या को तो लूँ क्या, प्लस, एक संख्या का मान तो किस में ले, प्लस में, दूसरी संख्या का मान किस में ले, माइनस में, तब इन दोनों का गुणनफल किस में आएगा, माइनस में आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 5 वाला है इसके मान को ले हम माइनस और दूसरे के मान को हम ले प्लस, तो भी टॉर्क का मान क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जैसे ही टॉर्क का मान प्लस से माइनस होगा तो मोटर के घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए टॉर्क को चेंज करने के लिए हमको फाई या आईए इन दोनों में से किसी एक का मान चेंज करना पड़ेगा। क्या, फाई का या फिर जो आई है, इन दोनों में से किसी एक का मान क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। यदि हम फाई का मान पहले के समान रखते हैं, ये जो फाई है, देखिए पहला वाला टर्म देखते हैं, ये वाला पहले वाले टर्म में देखो फाई का मान क्या है, प्लस है, लेकिन आई ए का मान कितना है, माइनस है। आई ए का मान क्या है, माइनस। अब फाई का मान प्लस, मतलब फाई, तो ये जो फाई है इसका ये वाला टर्मिनल तो इस सप्लाई टर्मिनल के प्लस से ही क्या होगा, जुड़ा होगा, तब तो फाई का मान क्या आएगा, प्लस। अब इस आई ए के मान को हमको क्या करना है, माइनस करना है। अब इस आई ए के मान को हम माइनस कैसे कर सकते हैं, तो आई ए के मान को माइनस करने के लिए हमको ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्मिनल है, इन टर्मिनलों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये जो टर्मिनल है ये पहले प्लस से जुड़ा हुआ था ना, अब इस टर्मिनल को हमको माइनस से करना है। इस टर्मिनल को क्या बनाना है, माइनस। तो इस टर्मिनल को हम जोड़ेंगे किसके साथ, इस माइनस के साथ। और ये जो टर्मिनल है जो पहले माइनस था, इसको हमको क्या बनाना है, प्लस बनाना है। तो इसको इससे जोड़ेंगे। मतलब मैंने क्या किया, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को क्या कर दिया, विपरीत कर दिया। जो सिरा पहले प्लस वाले सिरे से जुड़ रहा था, अब उस सिरे को मैंने किससे जोड़ दिया, माइनस से जोड़ दिया। जो सिरा पहले प्लस से जुड़ रहा था, पहले ये सिरा किससे जुड़ रहा था, प्लस से, लेकिन अब इस सिरे को मैंने किससे जोड़ दिया, माइनस से। और जो सिरा पहले माइनस से जुड़ रहा था, अब उस सिरे को मैंने किससे जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए पहले यदि ये सिरा प्लस से जुड़ रहा था तो धारा आ रही थी ऊपर से नीचे, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। लेकिन हमने अब क्या किया, इसके सिरों को विपरीत जोड़ दिया। तो देखिए अब धारा जो आएगी इसके इस माध्यम से आएगी, और आर्मेचर के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा प्रवाहित होगी नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि हमने जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनलों को क्या किया, विपरीत किया, तो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब जो धारा पहले प्लस में बह रही थी, अब वो धारा किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। और जब ये धारा माइनस में आ जाएगी तो इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा माइनस में। और जैसे ही टॉर्क का मान माइनस में होगा, तो मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो मोटर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी, अब वो मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी।
कौन सी डायरेक्शन में घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जब ये घूमेगी अर्थात मोटर की जो घूर्णन दिशा है वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। कौन सी होगी? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज करने के लिए सबसे पहली विधि हम क्या कर सकते हैं? इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को आपस में चेंज कर देंगे। जो सिरा पहले प्लस से जुड़ रहा था उस सिरे को अब किससे जोड़ेंगे? माइनस से। और जो सिरा पहले माइनस से जुड़ रहा था उस सिरे को अब हम किससे जोड़ेंगे? प्लस से। अब जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग की जो वाइंडिंग के टर्मिनलों को हम इंटरचेंज करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनलों को जैसे ही हम एक दूसरे के साथ बदलेंगे तो इस मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो पहले ही एक प्रकार से तो हम कैसे कर सकते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग में क्या? आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को परस्पर बदलकर अपन क्या कर सकते हैं? इस मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी विधि देखते हैं। मैं आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनलों को कोई चेंज नहीं करता हूं, इनको जो पहले स्टार्टिंग समय में जो लग रहा था वैसे के वैसे लगे रहने देता हूं। अब आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को अपन चेंज नहीं करते हैं। ये सिरा पहले प्लस से जुड़ रहा था तो अब भी इस सिरे को हम किससे जोड़ देते हैं? प्लस से। और ये सिरा जब माइनस से जुड़ रहा था तो अब भी इसको हम किससे जोड़ देते हैं? माइनस से जोड़ देते हैं। मतलब ये सिरा प्लस से जुड़ रहा था और ये सिरा प्लस से जुड़ रहा था। जब दोनों प्लस प्लस से जुड़ रहा था तो आपकी मोटर की दिशा कैसी थी? घड़ी की दिशा में। अब एक विधि तो मैंने बता दी आपको, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दो तो मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही इसके वाइंडिंग के टर्मिनलों को चेंज करेंगी तो आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज होगी। और जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज होगी तो आर्मेचर पर लगने वाले बल का या आर्मेचर पर लगने वाले बल की जो दिशा है वो भी चेंज हो जाएगी। अर्थात इस टॉर्क की दिशा चेंज हो जाएगी। और जैसे ही टॉर्क की दिशा चेंज हो जाएगी तो मोटर की जो घूर्णन गति है वो क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ये क्लियर? अब हम इस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन इस फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को हम आपस में परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम? ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके सिरों को चेंज कर दें। अब आर्मेचर वाइंडिंग को तो पहले की डायरेक्शन में रखते हैं। अब मैं क्या करता हूं? इस फील्ड वाइंडिंग का जो सिरा पहले प्लस के साथ जुड़ा हुआ था, ये सिरा पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था? प्लस से। तो जो सिरा पहले प्लस से जुड़ रहा था उसको तो अब हम जोड़ देते हैं माइनस के साथ। किसके साथ जोड़ देते हैं? माइनस के साथ। और जो सिरा माइनस के साथ जुड़ रहा था उस सिरे को अब हम जोड़ देते हैं किसके साथ? प्लस के साथ जोड़ देते हैं। यानी कि अब हमने क्या किया? ये जो फील्ड वाइंडिंग है इस फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। इस फील्ड वाइंडिंग के सिरों को जो सिरा पहले प्लस के साथ जुड़ रहा था अब उस सिरे को किसके साथ जोड़ दिया? माइनस के साथ। और जो सिरा पहले माइनस के साथ जुड़ रहा था उसको हमने जोड़ दिया प्लस से। अब किसकी दिशा में चेंज किया हमने? फ्लक्स की में। यानी कि फ्लक्स को जो पहले प्लस था अब उसको किस में बना दिया? माइनस को। लेकिन आर्मेचर की दिशा में चेंज नहीं कर रहे हम। आर्मेचर को अभी भी किस में बनाया हुआ है हमने? प्लस। जो पहले आर्मेचर, इसको मिटा दो, इससे समझ में जाएगा। देखिए पहले फ्लक्स किस में था? प्लस में था। तो फ्लक्स की दिशा को चेंज करके मैंने क्या बना दिया? माइनस। और पहले आर्मेचर धारा प्लस थी तो अब भी आर्मेचर धारा प्लस है। यानी कि दोनों में से किसी एक के मान में ही हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। अगर दोनों में से हम किसी एक के मान में परिवर्तन करेंगे तो ही इस आर्मेचर पर लगने वाले बल की दिशा चेंज होगी। और जब आर्मेचर पर लगने वाले बल की दिशा चेंज होगी तब ही इस मोटर की घूर्णन दिशा क्या होगी? आपकी चेंज होगी। तो अब हमने फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में चेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे ही फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को एक दूसरे के साथ परिवर्तित करेंगे तो इस फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज होगी। जो धारा पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी
तो अब ये धारा नीचे से किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए ऐसे आएगी यहाँ से वाइंडिंग के अंदर, देखिए वाइंडिंग के अंदर ये जो धारा है अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसे ही वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा चेंज होगी तो उसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो फ्लक्स पहले N से S की तरफ जा रहा था, जो फ्लक्स पहले, अगर ये सिरा पहले N था और ये सिरा पहले बाद में क्या था, S, तो पहले यदि N से S की तरफ चुंबकीय फ्लक्स जा रहा था, अब जैसे ही इस फील्ड वाइंडिंग के सप्लाई टर्मिनल को मैं चेंज करूंगा तो इनके अंदर ये जो ध्रुव है इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जो सिरा पहले N था वो बन जाएगा S, और जो S था वो क्या बन जाएगा, N बन जाएगा। अब जैसे ही इनके ध्रुव चेंज होंगे तो इसके अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गति करती है। यदि ये पहले N और ये S था तो चुंबकीय फ्लक्स जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही इस फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को मैं आपस में चेंज करूंगा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को चेंज करूंगा, तो ये ध्रुव भी आपस में चेंज हो जाएंगे। S की जगह बन जाएगा N और N की जगह बन जाएगा S। अब जैसे ही ध्रुव चेंज होंगे तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स की दिशा चेंज होगी तो आर्मेचर पर लगने वाले बल की दिशा चेंज होगी, और जैसे ही आर्मेचर पर लगने वाले बल की दिशा चेंज होगी तो मोटर के घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, आपकी परिवर्तित हो जाएगी। तो दूसरा हमने क्या देखा, इस मोटर की यदि हम फील्ड वाइंडिंग के सिरों को, किसका, दूसरा हमने क्या देखा, फील्ड वाइंडिंग के सिरों को, फील्ड वाइंडिंग के सिरों को आपस में बदलकर, फील्ड वाइंडिंग के सिरों को परस्पर बदलकर भी हम इस मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं। अब दो विधि देखी, दोनों में से हमने एक बार एक वाइंडिंग को तो पहले जैसी स्थिति में रखा, दूसरी वाइंडिंग के ध्रुवों को आपस में चेंज किया। दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के ध्रुव को जैसे ही हमने चेंज किया तो आर्मेचर पर लगने वाले जो टॉर्क था उस टॉर्क की दिशा चेंज हो गई। जो टॉर्क पहले प्लस था अब वो किस में हो गया, माइनस में। तो जैसे ही टॉर्क का मान माइनस होगा तो इस पर लगने वाले जो घुमाव बल है उसकी दिशा चेंज होगी, और जैसे ही बल की दिशा चेंज होगी तो मोटर का आर्मेचर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब देखते हैं, यदि मैं क्या करता हूं, इस फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को भी चेंज कर दूं और इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को भी चेंज कर दूं। फील्ड और आर्मेचर, अभी तक तो केवल हमने दोनों में से किसी एक की दिशा में चेंज किया था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की दिशा में चेंज कर देते हैं। दोनों की दिशा में चेंज कैसे कर देते हैं, फील्ड वाइंडिंग का जो सिरा प्लस से जुड़ रहा था उसको किससे जोड़ दिया, माइनस से। जो सिरा माइनस से जुड़ रहा था उसको किससे जोड़ दिया, प्लस से। ऐसे कैसे, आर्मेचर वाइंडिंग का जो सिरा प्लस से जुड़ रहा था, अब उसको हमने जोड़ दिया माइनस के साथ। किसके साथ जोड़ दिया, माइनस के साथ। और जो सिरा माइनस के साथ जुड़ रहा था अब उसको हमने जोड़ दिया प्लस के साथ। अब उसको किसके साथ जोड़ दिया हमने, प्लस के साथ। तो देखिए ये वाला सिरा, ये सिरा देखो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो ये वाला सिरा जो IA है अब वो क्या बन गया, माइनस। ऐसे पहले फ्लक्स किस में था, प्लस में था, लेकिन जैसे सिरों को चेंज किया तो देखिए ये सिरा माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो अब ये सिरा क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। मतलब IA का जो मान है वो भी किस में हो गया, माइनस में, और जो फाई है उसका मान भी किस में हो गया, माइनस में। क्योंकि जब दोनों के सप्लाई टर्मिनल को हम आपस में चेंज करेंगे तो दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज होगी, और जब दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज होगी तो देखिए क्या होगा। अब मैंने जो फ्लक्स पहले फाई था, उस जो फाई था उसकी दिशा चेंज करके फाई को मैंने क्या बना दिया, माइनस फाई। क्योंकि जैसे ही इसके घूमने की दिशा चेंज करेंगे तो जो फ्लक्स पहले प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस। जो आर्मेचर करंट पहले प्लस थी
अब मैंने आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को आपस में चेंज कर दिया, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग की जो करंट है उसका मान भी किस में हो जाएगा, माइनस में। जैसे ही इस वाइंडिंग के सिरों को मैं क्या करूंगा, आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो जो करंट पहले प्लस थी अब वो किस में हो गई, माइनस में। यानी कि मैंने फाई का मान भी चेंज कर दिया, आई का मान भी चेंज कर दिया, यानी कि फील्ड वाइंडिंग के सिरों को भी चेंज कर दिया और आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों को भी चेंज कर दिया। तो दोनों के अंदर जो मान है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब बताइए, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो जो टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको प्लस मिलेगा। माइनस माइनस को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, प्लस। क्या इस टॉर्क के मान में चेंज हुआ क्या ये टॉर्क पहले प्लस था, पहले टॉर्क क्या था आपका, प्लस था, पहले टॉर्क प्लस था, क्या अब इस टॉर्क का मान प्लस से माइनस हुआ क्या, नहीं हुआ ना। पहले भी टॉर्क प्लस था, अब भी टॉर्क क्या है, प्लस है। तो क्या इस टॉर्क की दिशा में परिवर्तन हुआ क्या, तो टॉर्क की दिशा में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारी मोटर के घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी। तो यदि मैंने फाई और आईए इन दोनों को एक साथ चेंज कर दिया तो इस टॉर्क के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर टॉर्क आपका नो चेंजेबल रहता है, टॉर्क के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब टॉर्क का मान परिवर्तन नहीं होगा तो इस घड़ी की जो आपकी मोटर है उसके घूमने की दिशा भी चेंज नहीं होगी, यानी कि मोटर अब भी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही क्या करेगी, आपकी घूमेगी। तो मोटर के घूमने की दिशा कब बदलेगी, जब इन दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरों को आपस में बदलेंगे। यदि आर्मेचर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग के सिरों को, आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के सिरों को आपस में बदलने पर उस पर लगने वाले टॉर्क का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब लगने वाले टॉर्क का मान चेंज होता है तो मोटर की घूर्णन दिशा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन यदि हम आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है उन दोनों के टर्मिनलों को एक साथ चेंज कर दे, उन दोनों के टर्मिनलों को क्या कर दे, एक साथ चेंज कर दे, तो मोटर पर लगने वाले टॉर्क के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मोटर पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब मोटर पर लगने वाले बल की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा तो मोटर की घूर्णन दिशा भी चेंज नहीं होगी। ये बात क्लियर? तो समझ में आ गया आपके कि मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए दो में से किसी एक वाइंडिंग के सिरों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, अब यदि मैं क्या करूं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनको मैं पहले वापस, जैसे पहले वाली कंडीशन में लग रही थी अपनी वाइंडिंग, इनको वापस उसी ही कंडीशन में जोड़ देता हूं। इसके अंदर जो धारा आ रही है वो आई ए है, इसके अंदर जो धारा आ रही है वो आई एस एच है। ठीक है, अभी देखिए ये वाइंडिंग आई ए का मान क्या है, अभी प्लस है, और फाई का मान भी क्या है, प्लस है। तो आपके जो आर्मेचर है वो कौन सी दिशा में घूम रहा है, आपका घड़ी की दिशा में घूम रहा है। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। इतना क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इन दोनों की वाइंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया, इनकी वाइंडिंग जैसे लगी हुई थी वैसे की वैसी लगी रहने देते हैं, वाइंडिंग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये जो आपका सप्लाई टर्मिनल है, ये जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज देखिए पहले अभी प्रेजेंट टाइम में ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, और ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। जब ये सिरा प्लस से और ये सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है तो आपका आर्मेचर किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इस सप्लाई टर्मिनल के सिरों को आपस में चेंज कर देता हूं, सप्लाई टर्मिनल के सिरों को ही चेंज कर देता हूं। जो अपन इनपुट में सप्लाई दे रहे थे उन दोनों सिरों को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं, एक दूसरे के साथ बदल देते हैं। मतलब जो सिरा पहले माइनस के साथ जुड़ रहा था अब उस सिरों को किससे जोड़ देते हैं, प्लस से,
और जो सिरा पहले प्लस से जुड़ रहा था अब उस सिरे को हम किससे जोड़ देते हैं, माइनस में। इस सप्लाई टर्मिनल या फिर जो भी बैटरी है या जो भी डीसी वैद्युतिक स्रोत है उनके सिरों को आपस में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। या फिर ऐसे समझ लो इसको, यहां पर मैं एक बैटरी लगा देता हूं, ठीक है, ये बैटरी थी पहले, ये सिरा प्लस, ये आपकी बड़ी प्लेट प्लस और छोटी प्लेट क्या होती है, माइनस। तो इसके अंदर जो धारा बह रही थी वो इस दिशा में जा रही थी, ये सिरा प्लस था, ये सिरा प्लस था, ये सिरा माइनस से जुड़ा हुआ था। तब तो आपका आर्मेचर किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। अब क्या करता हूं मैं, इस बैटरी के जो टर्मिनल है इनको आपस में चेंज कर देता हूं। जो भी आपका सप्लाई स्रोत है उसके सिरों को ही चेंज कर देते हैं, यानी कि जो सिरा माइनस के साथ जुड़ा हुआ है उसको तो मैं अब कहाँ जोड़ देता हूँ, ऊपर वाले सिरे से जोड़ देता हूँ। और ये जो प्लस वाला सिरा है इसको मैं अब किसके साथ जोड़ देता हूँ, निचले वाले सिरे के साथ जोड़ देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो सिरा पहले माइनस के साथ जुड़ा हुआ था अब देखिए वो सिरा क्या बन गया, आपका प्लस बन गया। और जो सिरा पहले प्लस था अब वो क्या बन गया, माइनस बन गया। मतलब जो धारा पहले इस दिशा में जा रही थी अब उस प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब धारा इधर से प्रवाहित होगी। जब धारा इधर से प्रवाहित होगी तो पहले ये देखा, ये सिरा किससे जुड़ा हुआ था, आपका पहले प्लस से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये सिरा जैसे ही मैंने सप्लाई टर्मिनल के सिरों को चेंज किया तो इनकी ध्रुवता भी चेंज हो जाएगी। जो सिरा पहले प्लस था वो अब क्या बन जाएगा, माइनस। ये भी प्लस था तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस। क्योंकि प्लस की जगह माइनस हो गया तो जहां जहां भी आपको प्लस दिखाई दे रहा है वो सारे क्या बन जाएंगे, आपके माइनस बन जाएंगे। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे और फील्ड वाइंडिंग के अंदर दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज हो रही है। जो धारा पहले आर्मेचर में ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, फील्ड में भी जो धारा पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन इस सप्लाई स्रोत के सिरों को चेंज करते ही इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज हो जाएगी। अब जो धारा पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी तो अब धारा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें भी बहने वाली धारा की दिशा में चेंज होगा। जब दोनों में प्रवाहित धारा की दिशा में चेंज होगा मतलब दोनों के सिरों को हमने क्या बना दिया, माइनस बना दिया। जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो देखिए, जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो जो टॉर्क है उसका मान क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। अर्थात मोटर की जो घूर्णन दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपकी मोटर अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही क्या करेगी, घूमेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोटर की यदि घूर्णन दिशा को चेंज करना है तो दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के अंदर ही धारा की दिशा चेंज करनी पड़ेगी। अगर दोनों के अंदर धारा की दिशा चेंज हो गई तो मोटर के घूमने की दिशा भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको अपन नोट कर लेते हैं। तो डीसी मोटर की यदि मेरे को घूर्णन दिशा चेंज करनी है तो घूर्णन दिशा चेंज करने के लिए हम या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के अंदर या दोनों में से किसी एक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को चेंज करते हैं। तो इनको तो मिटा देता हूं मैं। तो सिर्फ आपको ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएगा वो सिर्फ एक लाइन से क्लियर हो जाएगा। आपका क्या होएगा, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए या तो आर्मेचर वाइंडिंग या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदलते हैं या फिर चेंज करते हैं।
तो यदि डीसी मोटर की मेरे को घूर्णन दिशा चेंज करनी है तो या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग, इनके टर्मिनलों को आपस में क्या करेंगे, बदलेंगे। दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को ही अपन क्या करेंगे, बदलेंगे। आगे देखिए, यदि फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के टर्मिनल को एक साथ परिवर्तित करने पर मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदलती है। तो यदि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों के टर्मिनल को एक साथ यदि मैं चेंज कर दूंगा तो मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है। तीसरा क्या, यदि सप्लाई टर्मिनल को आपस में परिवर्तित करने पर मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदलती है। अगर सप्लाई टर्मिनल को भी मैंने चेंज कर दिया तो भी मोटर की घूमने की दिशा चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चंस आपसे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ इन 3 लाइनों में से पूछा जाएगा। आपको केवल ये 3 लाइनें याद रखनी है। यदि हमको मोटर की घूर्णन दिशा चेंज करनी है तो आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में चेंज करना पड़ेगा। अगर दोनों वाइंडिंगों के टर्मिनल को एक साथ चेंज कर देंगे तो मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इस सप्लाई टर्मिनल के सिरों को भी आपस में चेंज कर देंगे तो भी इस मोटर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये हो गया आपका डीसी मोटर की घूर्णन दिशा में परिवर्तन। अब अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार। देखिए, डीसी मोटर के यदि प्रकार की बात करें तो जो डीसी मोटर है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। क्या डीसी मोटर मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें जो पहला प्रकार है वो आती है आपकी सीरीज मोटर। कौन सी मोटर आती है आपकी? सीरीज, या फिर बोल सकते हो इसको हिंदी में श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर, या फिर इसको बोला जाता है श्रृंखला मोटर। क्या? श्रृंखला मोटर, या फिर इसको हम लिखेंगे सीरीज मोटर। क्या लिखेंगे इसको? सीरीज मोटर। सेकंड जो मोटर होती है वो होती है आपकी शंट मोटर। क्या होती है? शंट मोटर, या फिर इसको बोलेंगे हम क्या? पार्श्व मोटर। क्या बोलेंगे? पार्श्व मोटर, या फिर इसको लिखेंगे हम किस में? इंग्लिश में शंट मोटर।
तीसरी जो मोटर होती है वो होती है आपकी कंपाउंड मोटर। कौन सी होती है? कंपाउंड मोटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मिश्रित मोटर। क्या बोल सकते हैं? मिश्रित मोटर। और इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको क्या? कंपाउंड। तो जो मोटर होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? आपकी 3 प्रकार की होती है। श्रेणी या श्रृंखला मोटर, शंट या फिर पार्श्व मोटर, कंपाउंड या फिर मिश्रित मोटर। ये 3 क्या है? इस डीसी मोटर के क्या है? प्रकार है। अब हमने जैसे जनरेटर के अंदर देखा था, जैसे जनरेटर के अंदर 3 प्रकार देखे, श्रेणी, शंट और कंपाउंड। तो श्रेणी जनरेटर के अंदर हमने पढ़ा था, अगर फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो वो जनरेटर क्या बन जाता है? श्रेणी जनरेटर। अब जनरेटर और मोटर की संरचना बिल्कुल क्या होती है? समान। केवल किसमें फर्क होता है? मोटर और जनरेटर की जो बॉडी होती है, योक होता है, उसमें फर्क होता है। मोटर की जो बॉडी होती है वो तो पूर्णतः बंद होती है, जबकि जनरेटर की बॉडी क्या होती है? थोड़ी खुली प्रकार की होती है। तो इसकी जो वाइंडिंग है, इनमें वाइंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जनरेटर की वाइंडिंग जुड़ी होती है वैसे के वैसे ही डीसी मोटर की वाइंडिंग भी जुड़ी होगी। जैसे सीरीज जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, वैसे के वैसे ही श्रेणी मोटर में भी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही जुड़ी होगी। ऐसे कैसे? जैसे शंट जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, वैसे के वैसे ही शंट मोटर के अंदर भी जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के समांतर क्रम में ही जुड़ी होगी। इसी प्रकार कंपाउंड मोटर के अंदर भी फील्ड वाइंडिंग को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करके एक पार्ट को आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और दूसरे पार्ट को आर्मेचर के समांतर क्रम में अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इन आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, इनके संयोजन के आधार पर ये जो डीसी मोटरें होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है श्रेणी मोटर, दूसरी शंट मोटर और तीसरी है कंपाउंड मोटर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं श्रेणी मोटर के बारे में, सीरीज मोटर के बारे में, कि ये जो सीरीज मोटर होती है वो क्या होती है और इसका उपयोग हम किन किन स्थानों पर करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? श्रेणी या फिर श्रृंखला मोटर के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं श्रेणी मोटर, या फिर बोल सकते हैं इसको श्रृंखला मोटर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे इसको सीरीज मोटर। तो जनरेटर के अंदर हमने पढ़ रखा था कि जो श्रेणी जनरेटर या श्रेणी मोटर होता है उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है, इसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब देखिए डायग्राम कैसे, ये माना आर्मेचर है, ये क्या है? डीसी मोटर का आर्मेचर। इस आर्मेचर के साथ हम कौन सी वाइंडिंग जोड़ रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग को मैंने क्या किया? इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो ये जो वाइंडिंग हो जाएगी ये तो होगी कौन सी? आपकी फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड। ये क्या है? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग। यहां से हम इसको क्या देंगे? सप्लाई देंगे। ये सिरा प्लस है, ये सिरा मान लेते हैं क्या? माइनस। यहां से जो जाने वाली धारा है उसको लोड धारा IL मान लेते हैं। सीरीज फील्ड के अंदर जो धारा जाएगी उसको लिखेंगे अपन ISC से। आर्मेचर के अंदर जो धारा जाएगी उसको लिखेंगे अपन ISA। जैसे ही इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स आएगा
और इस चुंबकीय फ्लक्स में इस धारावाही चालक पदार्थ को हम जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में रखेंगे तो इस धारावाही चालक पदार्थ पर एक बल लगेगा और इस बल लगने से ये धारावाही चालक पदार्थ क्या होने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। अब जैसे ये धारावाही चालक पदार्थ घूमेगा तो इस फील्ड फ्लक्स के चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा, और काटेगा तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा जिसको हम बैक ईएमएफ या फिर पश्च विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं। उसको हम किससे लिखते हैं, ईबी से। अगर इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसको मैं मानूं आरएसी और आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को क्या माने, आरए, तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम कौन सी मोटर का, आपका सीरीज मोटर का है। सीरीज मोटर में इस फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब जैसा सीरीज जनरेटर के अंदर वाइंडिंग की संरचना होती है वैसी की वैसी ही संरचना सीरीज मोटर के अंदर होगी, यानी कि इसके अंदर भी जो वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध कम होगा। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इस कारण सीरीज वाइंडिंग को हम बनाते हैं मोटे तार से और क्या बनाएंगे, कम फेरो वाले बनाएंगे। तो दूसरा क्या लिखेंगे, सीरीज वाइंडिंग। डीसी सीरीज मोटर की जो सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। दूसरा, सीरीज वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग भी बोल सकते हो उसको, सीरीज वाइंडिंग यानी कि फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से, मोटे तार व कम फेरो वाली, कम फेरो वाली बनाई जाती है। मोटे तार से बनाते हैं और फेरो की संख्या इसमें क्या रखते हैं अपन, कम रखते हैं। ये तो हमने जनरेटर के अंदर पढ़ लिया था। अब देखिए सीरीज मोटर के अंदर क्या होगा, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सप्लाई स्रोत, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग तीनों आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, समान होता है। जब इन तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा तो इस IL, ISC और IA इन तीनों करंट का मान भी क्या होगा, आपका समान होगा। तो श्रेणी मोटर में, श्रेणी मोटर में क्या होगा, IL बराबर होता है IA बराबर होता है ISC, या फिर यहां पर लिख लो पहले ISE बराबर होता है IA। ये याद रखना है आपको, ये लाइन आपको याद रखनी है। सीरीज मोटर के अंदर क्या होता है, तीनों धाराओं का मान आपस में बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। अब देखिए जनरेटर के अंदर तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो जनरेटर के अंदर तो हम विद्युत वाहक बल के समीकरण लिखते हैं, लेकिन मोटर के अंदर क्या होता है, टॉर्क पैदा होता है। क्या होता है, टॉर्क, क्योंकि उस टॉर्क के कारण ही आपकी मोटर क्या होती है, आपकी घूमती है। तो डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है, क्या डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला हमने देखा था, T समानुपाती क्या होता है, फाई इंटू IA होता है। डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T समानुपाती फाई इंटू IA, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स और धारा इन दोनों को गुणा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, टॉर्क का मान आ जाएगा। अब देखिए ये जो फाई क्या चीज है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब इस फाई का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा, ISC के समानुपाती होगा या नहीं होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है वो उस वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समान होता है। जितनी धारा उतना चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई का मान किसके समानुपाती होता है, ISC के। तो इसमें हम आगे क्या लिख सकते हैं, फाई किसके समानुपाती होता है, ISE के समानुपाती होता है। और देखिए ISC का मान किसके बराबर है, ISC का मान किसके बराबर है, IA के बराबर है। ISE बराबर क्या है, IA। तो आगे मैं लिख सकता हूं यहां पर ISE का मान किसके बराबर है, IA के बराबर है। जब ISC का मान और IA का मान बराबर है तो इस ISE के स्थान पर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, IA भी लिख सकता हूं। और जब इन दोनों का मान बराबर है
तो इस फाई के स्थान पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, आई ए लिख सकता हूं। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टी समानुपाती आई ए इंटू आई ए। फाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई ए लिख दिया। फाई की जगह आई ए क्यों लिखा, क्योंकि फाई सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर कर रहा था, और सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और इस आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो इन दोनों को फाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई ए। अब इस आई ए को यदि मैं आई ए से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, टी समानुपाती हो जाएगा आई ए स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। यानी कि डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या, डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये लाइंस आपको याद रखनी है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डीसी मोटर में टॉर्क का मान डीसी श्रेणी मोटर कर लेना। डीसी श्रेणी मोटर में टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग यानी कि आई ए स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या, डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का मान डीसी श्रेणी मोटर में टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, इसको काफी काम आएगी और इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक लाइन तो आपको ये याद रखनी है और दूसरी लाइन आपको ये याद रखनी है, श्रेणी मोटर के अंदर आई एल बराबर आई एस ई बराबर आई ए होता है। यानी कि लोड धारा का मान सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा और जो आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा है, इन तीनों धाराओं का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये सारी चीजें तो हमने जनरेटर के अंदर याद कर ही ली थी। तो सिर्फ आपको यहां पर दो लाइनें याद रखनी है अभी तक। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर टॉर्क का मान धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डीसी मोटर का जो आर्मेचर घूमता है वो किसके समानुपाती होता है, टॉर्क के समानुपात में होता है। टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है। डीसी मोटर टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है आपके, इसके आर्मेचर पर लगने वाला घुमाव बल, वही क्या कहलाता है आपका, टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉर्क। अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस किस किस प्रकार से पूछ सकते हैं डीसी मोटर पे, वो देखते हैं। तो इतना क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अभी अपन ने क्या देखा, डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। यानी कि टी समानुपाती होता है आई ए स्क्वायर। अब देखिए जब जनरेटर आपका ये आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, अगर आर्मेचर धारा का मान यदि 2 होगा तो टॉर्क का मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यदि आर्मेचर धारा का मान 3 होगा तो टॉर्क का मान कितना होगा आपका, 9 होगा। तो कम आर्मेचर धारा पर ही टॉर्क का मान ज्यादा होता है। अर्थात डीसी सीरीज मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क का मान, यानी कि प्रारंभ के समय में जब डीसी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं उस समय इसमें टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो डीसी मोटर के अंदर स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान ज्यादा होता है। अब इसमें जब टॉर्क का मान ज्यादा होता है तो इस डीसी मोटर की घूर्णन गति भी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो इसके अंदर आपको याद रखना है डीसी श्रेणी मोटर लिखो। डीसी श्रेणी मोटर में प्रारंभ के समय टॉर्क का मान ज्यादा होता है।
डीसी मोटर में प्रारंभ के समय टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जब टॉर्क का मान बहुत ज़्यादा होगा तो डीसी मोटर की जो आर्मेचर है उसकी घूर्णन गति भी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो देखिए डीसी श्रेणी मोटर का प्रारंभ के समय टॉर्क का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब टॉर्क का मान ज़्यादा होगा तो इसकी घूर्णन गति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस कारण डीसी मोटर को हम कभी भी नो लोड की अवस्था में चालू नहीं करते हैं। तो डीसी मोटर में प्रारंभ के समय टॉर्क का मान ज़्यादा होता है, इस कारण डीसी मोटर को नो लोड की अवस्था में प्रारंभ नहीं करते। अब देखिए डीसी मोटर पर जब लोड का मान शून्य होता है तब डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या होती है, अनंत होती है। क्वेश्चंस पूछा गया है आपसे एग्जाम्स के अंदर, डीसी मोटर जब नो लोड की अवस्था में होती है तो डीसी मोटर की घूर्णन गति कितनी होती है। तो नो लोड की अवस्था में डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या होती है, अनंत होती है। डीसी श्रेणी मोटर की नो लोड अवस्था में घूर्णन गति क्या होती है, आपकी अनंत होती है। डीसी श्रेणी मोटर की नो लोड की अवस्था में घूर्णन गति क्या होती है, आपकी अनंत होती है। इस कारण अब डीसी मोटर में नो लोड की अवस्था में घूर्णन गति यदि अनंत है तो इस कारण डीसी मोटर को हम कभी भी नो लोड की अवस्था में स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि नो लोड की अवस्था में क्या होता है, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जब आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा तो देखिए जो धारा IA, जब IA का मान कम होगा तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा ISC का मान भी क्या होगा, कम होगा। और जब ISC का मान कम होगा तो फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम होगा नहीं होगा। यदि मैंने लोड कम लगाया, अगर मैंने लोड का मान क्या रखा, शून्य रखा, नो लोड की अवस्था में रखा, तो आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम होगा। जब आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम होगा तो सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी कम होगा, क्योंकि इन धाराओं का मान बराबर होता है। अगर ये कम है तो ये भी कम होगी। और यदि सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा कम हो गई तो इस फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स, इस चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम जानते हैं डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है उसका फॉर्मूला होता है EB बटे क्या होता है, फाई होता नहीं होता। पिछले वीडियो में देखा था डीसी मोटर की घूर्णन गति जो विरोधी विद्युत वाहक बल है उसके समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए लोड कम होने से फाई का मान कम हुआ, और जैसे ही इस फाई का मान कम होगा तो इस मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो जब डीसी मोटर नो लोड की अवस्था में होगी, जब मैं डीसी मोटर पर यहां पर कोई लोड नहीं लगाता हूं तो नो लोड की कंडीशन में जो IL धारा है, लोड धारा है, उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब IL का मान 0 हो जाएगा तो IA और ISC इन दोनों का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि IL अभी देखा था हमने, IL बराबर होता है ISE बराबर होता है IA। अगर इस IL का मान 0 हो गया, जब मोटर पर लोड ही नहीं लगा रखा है तो लोड करंट का मान कितना होगा, 0। जब IL का मान 0 हो गया तो इस ISC का मान भी 0 हो जाएगा, इस IA का मान भी कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए जब ISC का मान 0 हो गया तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और जब फाई का मान 0 हो गया तो n बराबर 1/0, और किसी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। मतलब डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। बहुत तेजी के साथ घूमेगी, ये अनंत गति से घूमेगी।
और जब बताइए जब डीसी मोटर अनंत गति से साथ घूमेगी तो उसके जो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग लगी हुई है उन सब वाइंडिंगों को वह क्या करेगी, उखाड़ कर फेंक देगी। तो डीसी मोटर को यदि हमने नो लोड की कंडीशन में चला दिया तो डीसी मोटर का आर्मेचर अनंत घूर्णन गति के साथ घूमेगा, और जैसे ही डीसी मोटर का आर्मेचर अनंत गति के साथ घूमेगा तो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग लगी हुई है उन सबको उखाड़ कर फेंक देगा, फाउंडेशन क्या कर देगा, वो सबको तोड़ देगा। तो इस कारण कभी भी डीसी मोटर को हम नो लोड की अवस्था में चालू नहीं करते हैं, क्योंकि जब डीसी मोटर नो लोड की अवस्था में होती है तो उसकी घूर्णन गति क्या होती है, अनंत होती है। तो ये दोनों लाइनें याद रखनी, इन दोनों लाइनों पर क्वेश्चंस आया हुआ है। पहली तो क्या है, डीसी श्रेणी मोटर में प्रारंभ के समय टॉर्क का मान कितना होता है, ज्यादा होता है। डीसी श्रेणी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभ के समय टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब प्रारंभ के समय टॉर्क का मान ज्यादा होता है, इस कारण डीसी मोटर को अपन नो लोड की अवस्था में प्रारंभ नहीं करते। दूसरा याद करना है, यदि डीसी मोटर को यदि हमने नो लोड की अवस्था में चला देंगे तो इसकी घूर्णन गति कितनी हो जाएगी, आपकी अनंत हो जाएगी। समझ में आ गया। नो लोड की अवस्था में आईएल का मान 0 होगा, आईएल का मान 0 होगा तो आईएससी का मान 0 होगा, आईएससी का मान 0 हो गया तो फाई का मान 0 हो जाएगा, और जब यहां पर मैं फाई का मान 0 रखूंगा तो एन का मान मेरे को क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो नो लोड की अवस्था में डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन गति क्या होती है, अनंत होती है। इतना समझ में। अब देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम कहां पर करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग। अब देखिए ये तो हमको पता चल गया कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। अब इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है तो इसका लाभ हम उठाते हैं, तो डीसी सीरीज मोटर को हम ऐसे स्थानों पर प्रयोग करते हैं जहां पर स्टार्टिंग के समय ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता हो, स्टार्टिंग समय में ज्यादा बल की आवश्यकता हो, स्टार्टिंग समय में ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता हो, ऐसे स्थानों पर हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे लिफ्ट को स्टार्टिंग समय में, लिफ्ट पर भार बहुत ज्यादा होता है तो स्टार्टिंग समय में लिफ्ट को ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो लिफ्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करेंगे। जैसे क्रेन हो गया, क्रेन के साथ भार लटका हुआ होता है तो स्टार्टिंग समय में ही क्रेन को भार को उठाना होता है, पहले से ही क्रेन पर भार लटका होता है, तो क्रेन के अंदर भी डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करेंगे। जैसे विद्युत रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी है उसके साथ पहले से ही भार लगा हुआ होता है, तो जो विद्युत रेलगाड़ी है उसके अंदर भी डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेलगाड़ी पर ही पूछा जाता है कि जो विद्युत रेलगाड़ी है उसके अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत रेलगाड़ी के अंदर हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हम ऐसे स्थानों पर करेंगे जहां स्टार्टिंग समय में, प्रारंभ में क्या हो, अपन को ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता हो, जहां प्रारंभ में ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता हो उन स्थानों पर हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। तो उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग डीसी सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां प्रारंभ में उच्च टॉर्क, देखिए उच्च टॉर्क को हिंदी में हम लिखते हैं बलागुण। तो एग्जाम के अंदर या क्वेश्चंस पेपर के अंदर बलागुण आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां प्रारंभ में उच्च टॉर्क की आवश्यकता हो, उच्च टॉर्क की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए लिख सकते हो आप क्या, लिफ्ट के अंदर, दूसरा क्रेन के अंदर, कौन सा, क्रेन, तीसरा आपका रेलगाड़ी के अंदर, चौथा ट्रैक्शन कार्यों के अंदर, इन सब कार्यों के अंदर हम डीसी सीरीज मोटर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग समझ में आ गया। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर पर एक क्वेश्चन और बनता है, रेलगाड़ी से डिपेंड। जब कोई विद्युत रेलगाड़ी है वो पहाड़ी से जब नीचे आ रही है, पहाड़ी से जब विद्युत रेलगाड़ी नीचे आती है तो उसमें जो डीसी मोटर लगी होती है वो उस कंडीशन में किसकी तरह काम करती है।
जब ट्रेन पहाड़ी से नीचे उतरती है तो उस कंडीशन में जो रेलगाड़ी के अंदर क्या होती है, जो डीसी मोटर लगी होती है वो डीसी श्रेणी जनरेटर की तरह काम करती है। यानी कि मोटर अब किस में बदल जाती है, जनरेटर के अंदर बदल जाता है। किस में बदल जाएगी, जनरेटर के अंदर बदल जाएगी। मतलब जो डीसी सीरीज मोटर है अब वो किसकी तरह काम करेगी, डीसी श्रेणी जनरेटर की तरह काम करती है। तो याद रखना ये पहाड़ी से उतरते समय रेलगाड़ी में लगी डीसी मोटर श्रेणी जनित्र या फिर डीसी श्रेणी जनित्र यानी कि जनरेटर है। डीसी श्रेणी जनित्र या फिर जनरेटर लिख लो भाई। डीसी श्रेणी जनित्र या जनरेटर की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो अगर आपकी जो रेलगाड़ी है वो पहाड़ी से नीचे आ रही है, अब रेलगाड़ी के अंदर हम प्रयोग करेंगे डीसी सीरीज मोटर का। अब वो जो पहाड़ी से नीचे आती है तो वो जो मोटर है वो आपकी जनरेटर की तरह काम करती है, और जब पहाड़ी पर चढ़ेगी तब तो मोटर की तरह काम करना ही है, लेकिन जब पहाड़ी से नीचे आएगी तो मोटर बन जाती है आपका जनरेटर। और जनरेटर भी कौन सा बनता है आपका, सीरीज जनरेटर, श्रेणी जनरेटर के रूप में वो क्या करती है, आपकी काम करती है। इतना समझ में आ गया। तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हो गया और ये रेलगाड़ी से डिपेंड हो गया। अब बात आती है डीसी सीरीज मोटर को हमने देखा नो लोड की कंडीशन में। डीसी सीरीज मोटर में नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, वो आर्मेचर, उसकी जो आर्मेचर की घूर्णन गति है वो क्या होती है, अनंत होती है। अब हम यदि डीसी मोटर को नो लोड की कंडीशन में, जब लोड का मान कम हो, कम लोड पर भी यदि सामान्य गति से उसको चलाना चाहते हैं, क्या डीसी मोटर को कम लोड पर यदि हम सामान्य गति से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों के साथ एक प्रतिरोध संयोजित करते हैं। क्या डीसी सीरीज मोटर को नो लोड की अवस्था में सामान्य स्पीड से चलाने के लिए क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे हैं उनको उन सिरों के साथ एक प्रतिरोध क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। क्या डीसी सीरीज मोटर की नो लोड अवस्था में उसको सामान्य स्पीड से चलाया जा सकता है। नो लोड अवस्था में भी उसको सामान्य स्पीड से चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध को आर्मेचर के सिरों पर जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए डीसी मोटर की नो लोड पर सामान्य गति संभव है यदि एक प्रतिरोध को आर्मेचर के सिरों पर जोड़ा जाए। यदि प्रतिरोध को आर्मेचर के सिरों पर जोड़ दे, एक प्रतिरोध को आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर जोड़ दे, तो आपकी डीसी मोटर नो लोड की अवस्था में भी सामान्य गति से चल सकती है। तो डीसी मोटर की नो लोड पर सामान्य गति संभव है, नो लोड पर इसको सामान्य गति से चला सकते हैं। क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रतिरोध को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि यदि मैंने आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया तो जैसे ही मैं प्रतिरोध जोड़ूंगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाएगा। इस प्रतिरोध के कारण क्या होगा, आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, कम होगा। और अपन जानते हैं डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब आर्मेचर धारा का मान कम हो गया तो इस टॉर्क का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टॉर्क का मान कम हो जाएगा तो मोटर की गति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। दूसरा, डीसी मोटर पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं,
क्या, डीसी मोटर पर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो डीसी मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। ये भी याद रखना है। डीसी मोटर पर लोड का मान बढ़ाने पर, किसका, लोड का मान बढ़ाने पर इसकी घूर्णन गति क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये डीसी श्रेणी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, इसको हम यदि एसी सप्लाई के साथ जोड़ दें, डीसी सीरीज मोटर को गलती से यदि हम एसी सप्लाई के साथ जोड़ दें तो डीसी मोटर पर क्या घटना घटित होगी। यदि डीसी सीरीज मोटर को यदि मैंने एसी सप्लाई जोड़ दी, एसी सप्लाई दे दी, तो डीसी मोटर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, डीसी मोटर के अंदर अधिक चिंगारी पैदा होगी। डीसी मोटर के अंदर अधिक चिंगारी पैदा होगी, आर्मेचर और कम्यूटेटर है वहां पर चिंगारी क्या होगी, ज्यादा होगी और उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई के साथ संयोजित करने पर अधिक चिंगारी के साथ वो क्या होती है, आपकी चलती है। चिंगारी का जो मान है वो जो आपका स्पार्किंग है, स्पार्किंग क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी और उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डीसी श्रृंखला मोटर को हम एसी सप्लाई के साथ यदि जोड़ेंगे तो वो क्या होगी, आपकी ज्यादा चिंगारी के साथ क्या होगी, आपकी चलेगी और दूसरा क्या हो जाएगी, उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इसको याद रखना है। इसको डीसी श्रेणी मोटर को एसी सप्लाई से संयोजित करने पर क्या होगी, ज्यादा चिंगारी निकलेगी। संयोजित करने पर जरूरत से ज्यादा चिंगारी निकलेगी और कम दक्षता के साथ, और दक्षता, ये लिख लो, और दक्षता कम हो जाएगी। दक्षता क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो यदि हमने डीसी मोटर को एसी सप्लाई के साथ संयोजित कर दिया तो उस पर स्पार्किंग यानी कि चिंगारी का मान बढ़ जाएगी और उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डीसी मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको कम्यूटेटर के साथ क्या करते हैं, हम एक प्रतिरोध के माध्यम से जोड़ते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को डायरेक्ट अपन कम्यूटेटर के साथ नहीं जोड़ते हैं, उसको आर्मेचर वाइंडिंग को एक प्रतिरोध की सहायता से अपन किसके साथ जोड़ते हैं, कम्यूटेटर के साथ जोड़ते हैं। तो ये लाइन भी याद रख लेना। अगला है डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग को एक प्रतिरोध की सहायता से, कम्यूटेटर के साथ जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ने के लिए हमको एक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, किसमें, डीसी सीरीज मोटर में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डीसी सीरीज मोटर के अंदर आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवा दिए। अब बात आती है डीसी सीरीज मोटर के अंदर ग्राफ के बारे में। डीसी सीरीज मोटर के अभिलाक्षणिक वक्र से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब डीसी सीरीज मोटर के अंदर अपन पढ़ेंगे ग्राफ, अभिलाक्षणिक वक्र ऑफ डीसी सीरीज मोटर, है ना। तो डीसी सीरीज मोटर के अभिलाक्षणिक वक्र, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में पढ़ेंगे। अभिलाक्षणिक वक्र, सीरीज मोटर कंप्लीट करा देते हैं आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, है ना। डीसी सीरीज मोटर के अभिलाक्षणिक वक्र देखिए,
चाहे आपकी सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, तीनों के अंदर अपन 3 अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे, जिसमें अपन जो पहला अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एन वर्सेज आई ए। पहला अभिलाक्षणिक वक्र कौन सा पढ़ेंगे? एन वर्सेज आई ए। एन का मतलब क्या है? आपका स्पीड यानी कि गति, वर्सेज आई ए। आई ए का मतलब है आपकी आर्मेचर करंट। क्या है? आर्मेचर करंट। तो गति व आर्मेचर धारा, पहला जो अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन गति और किसके बारे में? आर्मेचर धारा के बारे में। दूसरा जो अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन टी वर्सेज आई ए के बीच में। किसके बीच में? टी वर्सेज आई ए। टी का मतलब है यहां पर टॉर्क, और वर्सेज आई ए का मतलब तो आपको पता ही है क्या है? आर्मेचर करंट है। तो दूसरा जो अभिलाक्षणिक वक्र हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच में। टॉर्क व आर्मेचर धारा के बीच में कौन सा वक्र पढ़ेंगे अपन? दूसरा। तीसरा जो अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एन वर्सेज टी के बीच में। किसके बीच में? एन वर्सेज टी। एन वर्सेज टी का मतलब हो गया आपका स्पीड वर्सेज टॉर्क के बीच में। स्पीड वर्सेज टॉर्क के बीच में अपन 3 ग्राफ पढ़ेंगे। तो डीसी चाहे सीरीज मोटर हो, चाहे शंट मोटर हो, चाहे कंपाउंड मोटर हो, उन तीनों के अंदर अपन 3 ग्राफ पढ़ेंगे सभी मोटरों के। एन वर्सेज आई ए, टी वर्सेज आई ए, एन वर्सेज टी। एन का मतलब स्पीड, गति और आर्मेचर धारा के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच का ग्राफ। तीसरा पढ़ेंगे गति और टॉर्क के बीच का ग्राफ। अब देखिए, ग्राफ को समझने से पहले, चाहे सीरीज मोटर हो चाहे शंट मोटर हो, इन सब के जो ग्राफ है वो केवल 2 फॉर्मूले पर निर्भर करते हैं। कितने फॉर्मूले पर निर्भर करते हैं? 2। एक तो स्पीड के फॉर्मूले पर, दूसरा टॉर्क के फॉर्मूले पर। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, एन समानुपाती होता है EB/φ। आपको ग्राफ को पढ़ने से पहले ये दोनों सूत्र याद होना चाहिए। एन समानुपाती होता है EB/φ और दूसरा होता है टी समानुपाती। दूसरा क्या होता है आपका? टी समानुपाती होता है φ/IA। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तब ही आपके ग्राफ समझ में आएंगे। यदि ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके ग्राफ भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले पे हम अपने 3 ग्राफों को पढ़ेंगे। एन समानुपाती होता है EB/φ और टी समानुपाती होता है φ/IA। अब देखिए, चाहे वो सीरीज मोटर हो, चाहे शंट मोटर हो, चाहे कंपाउंड मोटर हो, इसका जो पहले नंबर का ग्राफ और जो तीसरे नंबर का ग्राफ है, ये दोनों क्या होते हैं? आपके समान होते हैं। चाहे सीरीज मोटर देखे हो, चाहे शंट देख लो, चाहे कंपाउंड मोटर देख लो, सभी के एन वर्सेज आईए का जो ग्राफ होगा वही का वही ग्राफ एन वर्सेज टी का होगा। एन वर्सेज आईए और एन वर्सेज टी, इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल क्या होता है? समान होता है। अब ग्राफ समान क्यों होता है? क्योंकि जो संबंध एन वर्सेज आईए में होता है वही संबंध एन वर्सेज टी में होता है। डीसी मोटर की जो घूर्णन गति एन है वो आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो पता है आपको, डीसी मोटर की घूर्णन गति आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैसे के वैसे डीसी मोटर की जो आपकी गति है वो टॉर्क के भी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी मोटर की घूर्णन गति आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वैसे के वैसे डीसी मोटर की जो घूर्णन गति है वो टॉर्क के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? घटेगी। ऐसे कैसे? जैसे ही टॉर्क का मान बढ़ेगा तो मोटर की गति भी क्या होगी? घटेगी। तो अगर टी और आईए इन दोनों का मान बढ़ता है तो मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? घटती है। दोनों में से किसी भी एक चीज का मान बढ़ेगा तो मोटर की घूर्णन गति क्या होगी? घटेगी। अगर इन दोनों का मान घटेगा तो मोटर की गति क्या होगी? बढ़ेगी। मोटर की गति आर्मेचर धारा के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है और मोटर की गति टॉर्क के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस कारण डीसी मोटरों में, चाहे वो सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, जो ग्राफ एन वर्सेज आईए का होगा वही ग्राफ किसका होगा? एन वर्सेज टी का होगा। अभी थोड़ी देर बाद में अपन बना के देखेंगे तो जो ग्राफ इसका आएगा वही ग्राफ इसका आने वाला है। अब मैंने कारण समझा दिया आपको क्यों आएगा, क्योंकि डीसी मोटर की घूर्णन गति आर्मेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है और दूसरा डीसी मोटर की घूर्णन गति टॉर्क के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब दोनों के व्युत्क्रमानुपाती है तो दोनों में से यदि किसी भी संख्या का मान बढ़ाएंगे तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी।
तो सभी प्रकार की डीसी मोटरों के अंदर हम सिर्फ 3 ग्राफ पढ़ने वाले हैं और तीनों ग्राफ इन दोनों फॉर्मूलाओं पर बेस होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब चाहे सीरीज पढ़ाऊं, शंट पढ़े या फिर कंपाउंड पढ़े, हमको कौन से ग्राफ पढ़ने हैं? केवल 3। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एन वर्सेज आईए का ग्राफ। किसका देखते हैं अपन? एन वर्सेज आईए। देखिए, अभी अपने देखा डीसी मोटर की जो गुणन गति है एन समानुपाती होता है ईबी बटे फाई होता है। ये जो फाई है, इस फाई का मान किसके समानुपाती होता है? आईएसी के समानुपाती होता है। और हमने देखा था ये जो आईएसी है, इसका मान इस आर्मेचर धारा के बराबर होता है, होता नहीं होता? तो अगर इसका मान इसके बराबर है तो मैं यहां पर फाई का मान डायरेक्ट किसके समानुपाती होगा? आईए के समानुपाती होगा। तो मैं सिर्फ फाई के स्थान पर यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं आई ए लिख सकता हूं। अब ईबी का यहां पर कोई रोल नहीं है तो ईबी को अपन हटा सकते हैं। तो डीसी मोटर के अंदर जो घूर्णन गति एन है वो क्या होती है? आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। डीसी मोटर की घूर्णन गति आर्मेचर धारा के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब ये आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती है तो जब अपन स्पीड और जो आर्मेचर करंट है इन दोनों के बीच में अपन जब ग्राफ खींचेंगे, इधर लेंगे अपन एन और इधर लेंगे आईए, तो दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो इनका जो ग्राफ है वो कौन सा आता है? आपका अति परवलयाकार आता है। कौन सा आता है? अति परवलयाकार। ये होता है हाइपरबोला। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहां पर डीसी सीरीज मोटर के अंदर स्पीड और आर्मेचर करंट, गति व आर्मेचर धारा के बीच में जो ग्राफ खींचा होता है उसका कौन सी प्रकृति का होता है? तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर गति और आर्मेचर धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ अति परवलय प्रकृति का होता है। कौन सा होता है? अति परवलय प्रकृति का। क्योंकि देखिए, जब आईए का मान 0 होगा, जब आईए का मान आईए बराबर 0 रखो तो देखिए स्पीड एन बराबर 1/0 मतलब क्या आएगी? अनंत आएगी। जब इस आईए का मान यहां पर 0 होगा तो देखिए गति कितनी है? अनंत जाके मिल रहा है कि कहीं जाने कहां जाके मिल रहा है, तो गति क्या होगी आपकी? बहुत ज्यादा होगी। जब आईए का मान कम होगा, आईए का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए आईए यहां पर कम है ना, तो यहां पर देखिए यहां पर आईए इतना सा है तो मोटर की स्पीड इतनी आ रही कि नहीं आ रही? तो आईए का मान यदि कम है तो मोटर की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मोटर की स्पीड जब यदि आईए का मान कम होगा तो क्या होगा? आपका मोटर की स्पीड ज्यादा होगी। आईए कब कम होगा? जब लोड का मान कम होगा। तो जब डीसी सीरीज मोटर पर लोड कम होता है तो मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। और यदि मैंने नो लोड की अवस्था में कर दिया तो घूर्णन गति अनंत हो जाएगी आपकी। तो वो क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर होता है। हमने लिखाया था ना अभी, डीसी सीरीज मोटर की नो लोड की अवस्था में उसकी घूर्णन गति क्या होती है? अनंत होती है। वो कारण यहां पर है। नो लोड की अवस्था में इस आईए का मान कितना होगा? 0 होगा। और जब आईए का मान 0 होगा तो इस ग्राफ के अंदर देखिए कहां पर दिखाई दे रहा है कि आपको एन ये लाइन टच कर रही है क्या? नहीं कर रही, मतलब अनंत है, स्पीड का मान अनंत है। और यदि लोड का मान कम होगा तो आईए का मान भी कम होगा। आईए यहां पर कम है तो यहां पर देखिए आईए जब यहां पर कम है तो स्पीड का मान क्या है आपका? बहुत ही ज्यादा। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है आपका डीसी सीरीज मोटर में जब लोड का मान कम होता है तो उसकी घूर्णन गति क्या होती है? बहुत ही ज्यादा। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे घूर्णन गति कम होती जाएगी। देखिए यहां पर देखिए यहां पर कितनी आ गई इसकी घूर्णन गति? यहां पे आ गई ना। पहले घूर्णन गति इतनी थी, पहले इतनी थी, अब कितनी आ गई? इतनी। अब लोड के मान को और ज्यादा बढ़ाया तो घूर्णन गति और कम हो गई। अब जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाते जाएंगे तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे आर्मेचर धारा का मान बढ़ता जाएगा तो मोटर की गति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो आपको याद रखना है डीसी सीरीज मोटर के अंदर एन समानुपाती होता है 1/a के। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा। इसके अंदर आपको याद रखना है, वो क्या रखना है? डीसी सीरीज मोटर में गति व आर्मेचर धारा के मध्य का वक्र अति परवलय
अति परवलय प्रकृति, अति परवलय मतलब हाइपरबोला प्रकृति का होता है, याद रखना, इसको पूछ सकता है। ग्राफ कैसा होता है आपका? अति परवलय प्रकृति का होता है। दूसरा, आर्मेचर धारा बढ़ाने पर, आर्मेचर धारा बढ़ाने पर गति क्या होती है आपकी? कम होती है। आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे तो गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन सी मोटर की बात कर रहा हूं मैं? सीरीज मोटर। दूसरा क्या होगा? लोड का मान बढ़ाने पर, लोड का मान बढ़ाने पर भी क्या हो जाएगी आपकी? गति कम हो जाएगी। इतना समझ में? तो पहला ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, एन वर्सेज आई ए। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं अपन। दूसरा ग्राफ अपन खींचेंगे टी वर्सेज आई ए के बीच में। दूसरा ग्राफ किसके बीच में खींचेंगे अपन? टी वर्सेज आई ए। तो सेकेंड ग्राफ होगा आपका टी वर्सेज आई ए, यानी कि टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। तो देखिए, टॉर्क और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशन होता है? देखिए, टी समानुपाती होता है फाई इंटू आई ए। सबको पता है टॉर्क का मान फाई और आई ए के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। तो यहाँ पर इधर तो हम लिख लेते हैं आई ए और इधर लिख लेते हैं अपन क्या? टी। अब देखिए, जैसे ही अपन क्या करेंगे, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाएंगे, आईएससी का मान बढ़ाएंगे, या फिर आईए। अब देखिए, आईएससी और आईए दोनों क्या है? आपके बराबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आईए का मान जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो किसका मान बढ़ेगा? आईएससी का मान बढ़ेगा, और आईएससी का मान बढ़ेगा तो इस फाई का मान भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अब जैसे जैसे इस फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान बढ़ता जाएगा, तो उसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये जो फील्ड वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी। जब फील्ड वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी तो ये जो फाई है, इस फाई का मान क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि अब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो यहां पर जो ग्राफ बनाएंगे वो दो स्थिति के अंदर बनेगा। एक तो वाइंडिंग की चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले, और दूसरा बनेगा वाइंडिंग की चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद। तो अपन जानते हैं डीसी मोटर के अंदर टॉर्क टी बराबर होता है फाई इंटू आई ए। लेकिन चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पूर्व, किसकी बात कर रहा हूं मैं? चुंबकीय संतृप्त अवस्था, चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पूर्व। चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पूर्व क्या होगा? इस फाई का मान किस पर निर्भर करेगा? आईएससी पर निर्भर करेगा। और आईएससी का मान किसके बराबर होता है? आईए के बराबर होता है। तो मैं फाई को किसके समानुपाती लिख सकता हूं? आईए के बराबर। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है आपका टी समानुपाती फाई इंटू आईए, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं? इस फाई की जगह क्या लिख दूंगा? आईए। तो देखिए, टी समानुपाती आई ए इंटू आई ए, तो बराबर हो जाएगा टी समानुपाती हो जाएगा आई ए स्क्वायर। अब टी समानुपाती आई ए स्क्वायर कौन सी कंडीशन में? जब वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले की कंडीशन में। अब चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले की कंडीशन में, तो जब टी समानुपाती आई ए स्क्वायर है, मतलब जब आई ए का मान मैं 2 बढ़ाऊंगा तो टॉर्क का मान कितना बढ़ेगा? 4। जब आई ए का मान यदि मैं 3 करूंगा तो टॉर्क का मान इसका डबल होगा। आई ए से क्या हो रहा है? डबल बढ़ रहा है। तो जो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा परवलय प्रकृति का, कुछ इस प्रकार से आएगा। स्टार्टिंग में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो ग्राफ है वो है टी समानुपाती है आई ए स्क्वायर के। ये जो ग्राफ है इसको बोलेंगे अपन परवलय। क्या बोलेंगे इसको? परवलय, यानी कि पैराबोला। ये ग्राफ की प्रकृति कौन सी होगी? परवलय। तो चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले जो ग्राफ होगा, तो ग्राफ की प्रकृति कौन सी अवस्था से? चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले ग्राफ की प्रवृत्ति क्या होगी? आपकी परवलय होगी। याद रखना, हाइपरबोला होगा। अब जैसे वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी तो चुंबकीय संतृप्त, इसको मिटा देता हूं, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंचते ही इस फाई का मान क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंचेगी तो ये फाई क्या हो जाएगा? आपका
कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। और जब फाई कांस्टेंट हो गया तो टी का मान केवल किसके समानुपाती होगा? आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। ये कौन सी अवस्था में? आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था। चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद, चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद टॉर्क का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर्मेचर धारा के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है यहां से। वाइंडिंग जब डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले तो टॉर्क का मान किस पर निर्भर करता है, और चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद टॉर्क का मान किस पर डिपेंड कर रहा है? तो चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले तो टॉर्क समानुपाती है IA स्क्वायर के, और चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद टॉर्क डायरेक्ट समानुपाती हो गया IA के। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर पहले फाई था, लेकिन अब यहां पर फाई का मान क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फाई का मान कांस्टेंट हो गया तो टी समानुपाती IA होगा, और जब टी समानुपाती IA होगा तो जो ग्राफ पहले परवलय था अब वो कौन सी रेखा में कन्वर्ट हो जाएगा? सीधी रेखा में। ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? ग्राफ क्या आएगा? सीधी रेखा आएगा। ग्राफ कौन सी आएगा? सीधी रेखा। सीधी रेखा में होगा। ग्राफ कौन सा होगा? सीधी रेखा में होगा। यानी कि अब यहां से ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये जो ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है टी समानुपाती IA। ये तो है चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले, और ये है चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद। ये तो है आपके फुल लोड तक, यहां तक का जो ग्राफ है, ये ग्राफ तो है आपका फुल लोड तक, और ये है फुल लोड के बाद जब लोड को एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। जब लोड का मान बहुत ज़्यादा करेंगे तो I का मान ज़्यादा होगा। I का मान ज़्यादा होगा तो फाई जो वाइंडिंग है चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, और जब वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी तो फाई का मान कांस्टेंट हो जाएगा। तब टॉर्क का मान सिर्फ आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल कैसे आएगा? सीधी रेखा में। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि चुंबकीय संतृप्त अवस्था में जब अपन टॉर्क और IA, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में अपन जब ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ चुंबकीय संतृप्त अवस्था से तो क्या पहले तो क्या होता है? परवलय प्रकृति का होता है, और चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद ये ग्राफ क्या हो जाता है? आपका सीधी रेखा में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीधी रेखा में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि चुंबकीय संतृप्त अवस्था से पहले टॉर्क का मान तो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, लेकिन चुंबकीय संतृप्त अवस्था के बाद टॉर्क का मान केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। ये क्लियर? अब जो आपका लास्ट ग्राफ बच रहा है वो लास्ट ग्राफ है आपका N वर्सेस T के बीच। फिर आपकी डीसी मोटर है वो कंप्लीट हो जाएगी। डीसी सीरीज मोटर का सिर्फ लास्ट वाला ग्राफ बचा है आपका, और ये लास्ट वाला ग्राफ है आपका N वर्सेस T। N वर्सेस T मतलब स्पीड वर्सेज है आर्मेचर करंट। स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा आएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, चाहे वो सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो। सीरीज, शंट, कंपाउंड यानी कि डीसी मोटर का जो N वर्सेज IA का ग्राफ होगा वही का वही ग्राफ किसका होगा? N वर्सेज T का होगा। तो पहली लाइन तो यही लिखनी है। डीसी मोटर में गति व टॉर्क का ग्राफ, गति व आर्मेचर धारा के ग्राफ के समान होगा। अब देखिए मैं आपको बना के भी बता देता हूं। इधर तो लेते हैं अपन गति N, इधर लेते हैं अपन T। दो फॉर्मूले लिखेंगे अपन। पहला लिखेंगे N समानुपाती लिखेंगे EB बटे फाई, दूसरा लिखेंगे T समानुपाती फाई इंटू IA। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया। ये तो डीसी मोटर की घूर्णन गति का है, ये डीसी मोटर के अंदर टॉर्क है। देखिए यहां पर इधर जैसे जाएंगे वैसे वैसे टॉर्क का मान क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अब जैसे ही डीसी सीरीज मोटर के अंदर मैं टॉर्क का मान बढ़ाऊंगा, किसका मान बढ़ा रहा हूं मैं? टॉर्क का। इधर जा रहे हैं तो टॉर्क का मान क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। तो देखिए डीसी सीरीज मोटर के अंदर मैंने टॉर्क का मान बढ़ाया। अब डीसी सीरीज मोटर के अंदर यदि मैं टॉर्क का मान बढ़ाता हूं तो इसका मान बढ़ गया, तो बताइए फाई का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। और इस IA का मान भी बढ़ेगा।
भाई टॉर्क का मान बढ़ रहा है तो फाई का मान ही बढ़ेगा। आइए, जब फाई और आइए इन दोनों में से किसी एक या फिर दोनों का मान बढ़ेगा तभी तो इस टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो टॉर्क के बढ़ने से कौन बढ़ा? आपका फाई बढ़ा। कौन बढ़ा? फाई। अब बताइए, जब यहाँ पर, अब इधर आ जाओ, मैंने क्या अभी किया? टॉर्क का मान बढ़ाया। टॉर्क का मान बढ़ाने से फाई का मान क्या हो गया? आपका बढ़ गया। अब बताइए, जब फाई का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड क्या होगी? आपकी घटेगी। तो फाई का मान बढ़ने से डीसी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मैंने बताया था डीसी मोटर के अंदर एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के अंदर, यानी कि जैसे जैसे हम टॉर्क का मान बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि टॉर्क का मान बढ़ाने से फाई का मान बढ़ता है और यदि फाई का मान बढ़ेगा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो फाई का मान, तो इसके अंदर भी जो ग्राफ आता है, तो जो ग्राफ आएगा वो इसी प्रकार का आएगा, यानी कि अति परवलय प्रकृति का। क्योंकि हमने देखा था जो आपका गति और आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ आया था वो भी आपकी अति परवलय प्रकृति का आया था। तो यहाँ पर भी जो ग्राफ आएगा वो कौन सी होगा? आपका अति परवलय प्रकृति का होगा। तो दो फॉर्मूले याद रखने, एन समानुपाती बी बटे फाई, टी समानुपाती फाई इंटू आई। टॉर्क का मान बढ़ाया तो फाई का मान बढ़ा, और जैसे ही फाई का मान बढ़ा तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे मैं टॉर्क का मान बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मोटर की स्पीड क्या होती जा रही है? आपकी नीचे आती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके अंदर सिर्फ एक लाइन और लिखनी है आपको। डीसी सीरीज मोटर में गति व टॉर्क के मध्य का ग्राफ अति परवलय प्रकृति का होगा, हाइपरबोला होगा। अब देखिए, एक चीज और देख लीजिए यहां पर, तो टॉर्क का मान क्या हो रहा है? आपका इसमें बढ़ रहा है। अब देखिए, जब स्टार्टिंग समय में जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग समय में एन बराबर कितना होगा? 0 होगा। भाई स्टार्टिंग समय में मोटर के आर्मेचर की घूर्णन गति क्या होगी? 0। और जब मोटर आपका घूमना स्टार्ट करेगी तब मोटर की गति क्या होती है? आपकी बहुत ही कम होती है। होती नहीं होती? जब मोटर की गति कम है तो स्टार्टिंग समय की बात कर रहा हूं, प्रारंभ के अंदर मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? कम। मतलब एन का मान क्या होता है? आपका कम होता है। जब मोटर की घूर्णन गति कम है तो देखिए टॉर्क का मान कहीं आपको आ रहा है क्या? टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इतना टॉर्क आ रहा है मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग समय में मोटर की घूर्णन गति क्या होती है? आपकी कम होती है। एन का मान कम होता है। अब मोटर की घूर्णन गति कम होगी तो इसका टॉर्क का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। अब डीसी मोटर के अंदर जब स्टार्टिंग समय में स्पीड का मान कम है, यानी कि गति का मान कम है, तो टॉर्क का मान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। इस कारण डीसी सीरीज मोटर को हम कभी भी नो लोड की अवस्था में चालू नहीं करते हैं, क्योंकि जब स्पीड कम होगी तो टॉर्क बहुत ज्यादा होगा, और जब टॉर्क ज्यादा होगा तो वो आर्मेचर पर बहुत ज्यादा बल लगाएगा, और जैसे आर्मेचर पर बहुत ज्यादा बल लगाएगा तो आर्मेचर क्या होगा? बहुत ही तेजी से घूमेगा। तो कभी भी डीसी मोटर को अपन नो लोड की अवस्था में अपन चालू नहीं करते। तो ये हो गया आपका डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क और गति और टॉर्क के मध्य का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? आपका अति परवलय प्रकृति का होता है। तो ये होगी आपकी डीसी सीरीज मोटर कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हमने देखा डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, और दूसरा देखा अपन ने डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के सारा कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीसी शंट मोटर के बारे में। जैसे आज हमने डीसी सीरीज मोटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया, उसी प्रकार हम अगले वीडियो के अंदर डीसी शंट मोटर के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।